नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। शुरुआत करेंगे देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के नेता मैराथन रैलियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने अनेक वादे और दावे भी कर रहे हैं। देश की दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने से नहीं चूक रही। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की जनसभाएं हो रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाली है। नीमच में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर कांग्रेस चल रही है। आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल कर रख दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। आज मैं देख रहा हूं कि मोदी की गारंटी से भी ज़्यादा मजबूत गारंटी मध्य प्रदेश के लोगों को गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी है सरकार बनाने की। तो वहीं मध्य प्रदेश में ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी किसान गरीब विरोधी पार्टी है। बीजेपी किसानों से पैसा छीनती है। फसल बीमा योजना का पैसा किसी को नहीं मिल रहा। 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गए और ये पैसा 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है और ना एक ओबीसी है। आप लोग थकते नहीं हो? ये आशीर्वाद एमपी में सुशासन की निरंतरता को है। ये आशीर्वाद एमपी के विकास को है, एमपी की समृद्धि को है। ये आशीर्वाद भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को है। ये आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन मैं आज देख रहा हूं मोदी की गारंटी से भी ज्यादा मजबूत गारंटी मध्य प्रदेश के नागरिकों की है। उन्होंने गारंटी दी है सरकार बनाने की। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है। किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाई और बहनों अच्छी तरह सुनिए। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा। जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो। आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए। क्या होगा? तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया,
तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया, तकरीबन 3,000-4,000 करोड़ रुपया आपका गया। दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2024 से पहले ये चुनाव काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रचार की कमान संभाली हुई है और जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ घोटालों की गारंटी दे सकती है, लेकिन कामों की गारंटी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं और मोदी के कामों की गारंटी मतलब हर बात की गारंटी। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री सियासी हमला बोल रहे थे कांग्रेस पर, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर सियासी हमला बोला और हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों को उनका हक देने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी की सरकार लोगों को उनका हक नहीं दे पा रही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी किसान गरीब विरोधी पार्टी है, बीजेपी किसानों से पैसा छीनती है, फसल बीमा योजना का पैसा किसी को नहीं मिल रहा। 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गए और ये पैसा 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है और ना एक ओबीसी है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भरत सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत भरत सिंह जी आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री लगातार सियासी हमले बोल रहे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस का मतलब घोटालों की गारंटी, बीजेपी के सभी बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। देखिए, देश जानता है कि घोटाला कौन किया है और कौन कर रहा है और कौन कहाँ है। सारे घोटालेबाजों को देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी में ले लिए हैं और उनको अपने कमल वॉशिंग पाउडर से धो के साफ कर दिए। दूसरी, अब मोदी जी ने कहा कि अगर देश में कोई गारंटी है तो वो मोदी, मैं स्वयं गारंटी हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से कि मोदी जी की गारंटी तो 15 लाख की भी थी, वो क्या हुआ गारंटी का वो देश जानता है, देश की जनता जानती है। मोदी जी की गारंटी है किसानों की आय को हम दुगना कर देंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नोटबंदी देश ने देखा, नोटबंदी अगर 50 दिनों में अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो बीच चौराहे पे फांसी देने की बात किसने कहा था? ये गारंटी भी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था कि देश की जनता ने देखा कि भुक्तभोगी देश की जनता हुई। इकोनॉमिक का पोजीशन क्या इस देश की स्थिति हो गई, वो सब देश की जनता देख रही है। और महिलाओं पे अत्याचार की गारंटी जो दिया था कि अब जो है बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब मोदी को लाओ तो सब हो जाएगा सही। ये सब गारंटी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं ना। जनता का लोन माफ करने का वादा करके आए थे कि देश की जनता को का तो लोन माफ नहीं हुआ, लेकिन अपने मित्रों उद्योगपतियों का अरबों रुपयों का अगर कोई लोन माफ करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी माफ करते हैं। तो यही उनकी गारंटी है कि देश की जनता से उनको लेना देना नहीं है, अपने मित्रों से लेना देना है, देश के उद्योगपतियों से लेना देना है। और मैं ये आपसे अग्रवाल जी
अगर आप देखिए तो इन्होंने गारंटी जो आज मध्य प्रदेश में खड़े होकर दे रहे हैं, जी। यही गारंटी कुछ महीनों पहले, साल हो गया, तो इन्होंने दिया था हिमाचल प्रदेश में। वहां से भी कहा था कि मेरी गारंटी देखिए, मैं तो गारंटर हूं। कर्नाटक में इन्होंने गारंटी दिया, गारंटर बन के गए थे। अब देश की जनता और बैंक भी अब इनकी गारंटी को स्वीकार नहीं कर रही है। तो गारंटी के नाम पे अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर वोट मांग रहे हैं, तो सबसे विफल और विफलता ये दोनों मिलने वाली है इस चुनाव में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ हैं। भटनागर जी, जवाब दे दीजिए। जी जी, सबको, दर्शकों को, आशीष जी, आपके पैनल को बोले को सबको नमस्कार। मैंने बड़ा अच्छा सुना और बोल तो रहे थे मगर वही दोहरा रहे थे जो सदियों से, सालों से दोहरा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो गारंटी की बात करी गई है, क्या कांग्रेस की कभी गारंटी रही? जो कांग्रेस आज 400 से 40 पे आ गई, इन्होंने बात करी रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार की बात करी, मगर ये रोजगार को जो है ना सरकारी नौकरी में तुलना करते हैं। कभी ये नहीं बताते 27% कांग्रेस ने जो सरकार राजस्थान में थी, वो बेरोजगारी आज 7 से 27% के पहुंच गई। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। देखिए ना, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुखिया, जिसे पिता तुल्य कहते हैं प्रदेश का, वो किससे पैसा ले रहा है? जुआरियों से, जुए का पैसा। इन्होंने जिस तरह के देश की नाक कटाई है एक मुख्यमंत्री ने, तो देखने लायक है कि जुआरी से पैसे उगाई कर रहे हैं लोग। ये तो इनका हाल है। और ये रोजगार की, किसान की बात कर रहे हैं। जिनके प्रदेशों के अंदर किसान आज भी नहीं ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने किसानों को जो वादे करके आए थे क्या हुआ, हिमाचल में जो वादे करते क्या हुआ। आज ये बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए, इससे क्या है कि समस्या ये कि मोदी जी जो पोल खोल का काम कर रहे हैं कांग्रेस का उनके प्रदेशों में, वो इन्हें बेचारे बौखलाए हैं बहुत ज्यादा। अब तो ये अपशब्द भी बहुत ज्यादा बोलने लगे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी या प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं बताते कि हम पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो गलत थे, हमें फंसाया गया, हमने ऐसा जुर्म नहीं करा, हमने देश का पैसा नहीं खाया, हमने नेशनल हेराल्ड से कमाई नहीं करी। जो 5000 करोड़ रुपए जो सोनिया जी तीसरे चौथे नंबर की लेडी, एक शक्तिमान भारत की बन गई, कैसे बनी? अभी नहीं बताते, कभी नहीं बताते कि चाइना से मित्रता क्या है इनकी, राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या माल आ रहा है, कभी नहीं बताते। मगर क्या है नहीं ये दिखता जी। मैं बोलता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर एक तरफ इसराइल से आंख मिला के बात कर सकता है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन को भी समझा सकता है, इराक से भी बात, ईरान से भी बात कर सकता है। तो मुझे नाज है मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर, मेरे मुख्यमंत्रियों पे, कि आज तक जब से हमारी सरकार मध्य प्रदेश में चल रही हो, ये कहते हैं दुनिया भर के घोटाले मध्य प्रदेश के बने। अरे भाई, आप 15 महीने सरकार रही, क्यों नहीं आपने जांच करा ली? जांच कराते ना आप लोग, मगर आपने क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपका खुद सरकार बनते ही मंत्री फंस के आबकारी विभाग में करोड़ रुपए का व्यापार करते हुए। मगर क्या है कि जनता को सुनाएंगे, जनता को बताएंगे, मगर अपनी हकीकत कभी नहीं बताएंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अजीत सिंह साहब बताएं कि राहुल गांधी को बुलाया था पूछताछ के लिए, क्या पूछा ईडी ने? क्यों नहीं बताते? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही कि एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगा देना राजनीति में ही सिर्फ इतना ही काफ़ी है? डॉक्टर साहब, आपके पास आऊँगा। अब ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और इनमें बार बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता बार बार एक ही शब्द को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या संदेश है? क्या राजनीतिक मायने क्या हैं? कांग्रेस मतलब घोटाले की, घोटालेबाजों की गारंटी, और मोदी मतलब काम की और हर चीज की गारंटी। हमारे मित्र भरत सिंह जी और प्रदीप भटनागर जी को भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी। देखिए आशीष जी,
जो प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं उसका जो तात्पर्य जो आम जनता समझती है सीधे तौर पर, वो पिछले अगर आप 25-30 सालों का भी अगर शासन देखेंगे, जो आमतौर पर जितने वोटर हैं प्रेजेंटली, उन्होंने देखा है कुछ 18 साल से 30 साल की उम्र के बच्चों को छोड़ करके। वो ये है कि जो 1996-97 तक की सरकारें थी, वो तो आप जानते हैं कोएलिशन का पीरियड था, एक लंबा दौर था। उसके बाद वाजपेयी जी की भी सरकार थी। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप नई शताब्दी में देखें 2000 के बाद से, तो भ्रष्टाचार के आरोप किन सरकारों पे लगे? क्या इसको नकार सकते हैं भरत सिंह जी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 को लोग जानते हैं, खासतौर से यूपीए 2 सिर्फ और सिर्फ बड़े भ्रष्टाचारों के लिए, और जो माहौल बना देश में और पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार का बड़े बड़े लाखों करोड़, जिसके चलते मालूम है आपको कि सरकार की विदाई भी हो गई, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, उसी के फलस्वरूप आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का जन्म हुआ। ये अलग बात है कि जिस कांग्रेस पर और जिस यूपीए पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगा करके अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई आप पार्टी, वो आज उनके साथ इंडिया गठबंधन बना करके भ्रष्टाचार के को तिलांजलि दे करके मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ देश से, और अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार से बचाओ, भ्रष्टाचार के मामलों से बचाओ, इस एजेंडे पे आ गई है। आपको याद होगा कि जब 2012-13 में ये आंदोलन हो रहा था, जिस समय यूपीए का खासतौर से कांग्रेस की छवि को बिल्कुल पेंट किया गया कि ये भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार दूसरा नाम है कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार का। उस समय किस तरह से इस आंदोलन में और कांग्रेस के खिलाफ मुहिम में आप और इसके नेता अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी के आंदोलन में उनके नेतृत्व में लगे हुए थे, बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हम राजनीति की एक नई दिशा बिछाएंगे, एक नई लकीर खींचेंगे, जिससे भ्रष्टाचार का पहला अक्षर भी हमारे किसी मंत्री और नेता पे नहीं होगा, और होगा तो कभी भी किसी भी हाल में वो सत्ता में नहीं होगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके नेता जेलों में चक्की पीस रहे हैं, लेकिन उनसे पद लेने में भी पार्टी को कितना वक्त लग रहा है। अब जो आपका सवाल था उसका जवाब तो सीधे तौर पर यह है कि पिछले 25-30 साल का शासन देखे, अब आइए मोदी सरकार। मोदी सरकार पे कितने भी एलिगेशंस लगाए, एक बहुत बड़ा एलिगेशन 2019 के चुनाव में लगाया गया कि चौकीदार चोर है, जो राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे। लेकिन क्या उसका परिणाम हुआ कि उनको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के माफी मांगना पड़ा कि हमने गलत अर्थ निकाला, और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई सरकार। तो भ्रष्टाचार के खास तौर से आर्थिक भ्रष्टाचार पे अगर आए तो कोई बड़े मामले साबित नहीं कर सकी है सरकार। और मैं एक उदाहरण और आपको दूं कि अभी बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन हो गई है प्रेजेंट सरकार और बीजेपी, कि जो भी नेता भ्रष्टाचारी होता है जब वहां जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। कई बार हमें भी आश्चर्य होता है। लेकिन मैं डेटा देख रहा था तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने पेश किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कि यूपीए शासन काल में यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपको मालूम है कि ईडी के से रिलेटेड जो कानून थे वो लेकर के वाकई सरकार में लाए गए थे 2003। उनका सबसे अधिक उपयोग शुरू हुआ 2004, 5, 6 से शुरू हुआ। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। उन सरकारों के कार्यकाल में भी जितने मामले ईडी ने दर्ज किए, उसमें ज्यादातर मामले कांग्रेस और इनके अलायंस के लोगों के खिलाफ थे। मुश्किल से 40% मामले बीजेपी के नेताओं के खिलाफ थे, मतलब आधे से कम। अब इस सरकार में जो हुआ, यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई कर रही है। उसमें अधिकतर नेता आप देखेंगे 90% नेता जो पॉलिटिकल केसेस दर्ज हुए हैं, वो दर्ज हुए हैं मामले सिर्फ और सिर्फ जो इस समय इंडिया अलायंस के लोग हैं उनके खिलाफ। तो जनता में ये मैसेज जाता है, जो दावा करते हैं कांग्रेस के लोग कि वास्तव में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी
कांग्रेस और उनसे जुड़े हुए गठबंधन के लोगों के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, ये पर्यायवाची बन गए। इसकी काट आपको तर्कों और तथ्यों के आधार पर करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कहेंगे कि इनके ऊपर भी आरोप है, इनके ऊपर भी आरोप है, और तथ्यगत तौर पे किसी के खिलाफ मुकदमे नहीं है, कोई जेल नहीं जा रहा है, इक्का दुक्का केस अगर होते हैं तो ये जनता को स्वीकार नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, ठीक कहा प्रदीप जी ने कि आखिरकार बेल पर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, मतलब कांग्रेस के किसी भी बड़े शीर्ष नेता को ले लीजिए, इक्का दुक्का को छोड़कर, जो किसी न किसी मामले में भ्रष्टाचार क्राइम के मामले में वो बेल पर है। ऑन दी अदर हैंड, इन्हीं की सरकारों ने अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की कितनी कोशिशें की, लेकिन वो तो नहीं बेल पर। कितनी कमीशन, कितनी इंक्वायरीज हुई, अमित शाह के खिलाफ भी हुई, तो बहुत सारी चीजों में कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। तो आज की जो सरकार है, इसके कैबिनेट के कितने ऐसे मंत्री हैं भरत जी जिन पे फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस हैं, कोर्ट में है, पेंडिंग है। हम नहीं कहते वो दूध के धुले, कुछ न कुछ लोग होंगे, लेकिन जो एक मैसिव बड़े पैमाने पर यूपीए 1 यूपीए 2 में थे लोग, जैसे जिस तरह से ए राजा को पकड़ा गया, जिस तरह से चीजें चली, क्या उस तरह के, और उस समय आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस पैरेट कहा था सीबीआई को। आज जो आरोप ईडी पे लगाते हैं, और ईडी के मामलों को लेकर विपक्ष के तमाम नेता गए थे सुप्रीम कोर्ट तक कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये टारगेट किया जा विपक्ष को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एक अंतिम बात, शराब घोटाले में आप देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए आपके लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया कि 300 करोड़ के ऐसे लेन देन हुए हैं जिनसे इतने संदेह के बादल हैं, ऐसा होते हुए हम कैसे आपको बेल दे सकते हैं? कोई जवाब नहीं है। तो अब ये राजनीतिक तौर पे लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में, खासतौर से फाइनेंशियल भ्रष्टाचार के मामले में, अगर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का, लालू के खिलाफ नीतीश जी ने केस दर्ज कराया था, सीबीआई के जो डायरेक्टर्स थे उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, सरदार साहब से आपको याद होगा 1996-97 में वो माने नहीं, उन्होंने केस को आगे बढ़ाया। तो जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जो 4-4 मामले में जेल गए हैं, वो आपके अलायंस के बड़े पार्टनर हैं। तो ऐसे में आप अपने दामन को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर लें, ये कठिन है। हाँ, एक बात है, जैसे अजीत पवार टाइप के लोग आज अगर एनडीए के साथ भी जुड़े हैं, तो इसका जवाब एनडीए को भी देना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं जवाब लूंगा इस पर भरत सिंह जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भरत सिंह जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब ने 2-3 बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब ये जो सवाल हैं, ये सवाल पार्टी के लिए चिंतन और मंथन दोनों ही करने वाले हैं, लेकिन चिंता कितनी है ये बता दीजिए आप। ऐसा है कि जिस तरह से आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, ये दो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा जो है आरोप लगाए जी, और ईडी सीबीआई जो है उनके रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों के माध्यम से जितना दबाव हो सकता है उतना दबाव लगाए। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ के सीएम के ऊपर भी खूब दबाव डाल के कि महादेव ऐप के माध्यम से कि 500 करोड़ का जो है लेन देन हुआ है। मैं आशीष जी आपसे पूछूं कि अगर आपको ईडी उठा के लेके जाए और कहे कि मैं पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा, पूरे परिवार पे केस कर दूंगा, आशीष जी, अगर आपने ये नहीं कहा कि 500 करोड़ जो है वो अग्रवाल, मैं ये समझता हूं कि इंदू भाई को आपने दिया है, खाली आपको इतना ही बोलना है कि इंदू भाई को हमने 500 करोड़ रुपया दिया है, ये आपको अगर बोल देते हैं तो आपके न परिवार के ऊपर केस होगा, ना आपके ऊपर केस होगा, ना आप जेल जाएंगे। अब उस डर के मारे अगर आप इंदू भाई का नाम ले लें तो इंदू प्रकाश जी को जो है तुरंत मोहरा बना के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर जो है प्रदीप भटनागर जैसे प्रवक्ता बैठेंगे और कहेंगे देखो इंदू प्रकाश जी ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। तो इस देश में यही चल रहा है। अब कफन चोर जो है वो हमें ये बताएंगे
कि घोटाले क्या होते हैं। पहले तो वो तो अपने दामन को तो साफ कर लें। और ये उन मुख्यमंत्रियों के गर्व है, आपको मुख्यमंत्रियों पे कह रहे हैं, हमें तो गर्व है मुख्यमंत्रियों पे, गर्व होना भी चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आपको गर्व नहीं होगा तो किसको होगा भाई? अजीत पवार के ऊपर आपको गर्व नहीं होगा तो किसको होगा भाई? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अगर व्यापम घोटाले के वालों को ऊपर अगर नहीं होगा तो किस पे होगा? तो इनके मुख्यमंत्री इतने गर्ववान्वित महसूस करते हैं ये नाम लेते हुए, तो इनको गर्व हो सकता है। अब रही बात की महादेव घोटाले की बात किया इन्होंने। महादेव घोटाले में पहला अगर एफआईआर इस देश में दर्ज हुआ था तो वो छत्तीसगढ़ से हुआ था, और खुद हमारी सरकार ने करवाया था, मुख्यमंत्री ने करवाया था। और ये जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और कहते कि नहीं ये 500 करोड़ रुपया लिया। कल का सर्वे आया है जहां पे चुनाव हो गया पहले चरण का, वहां पे लोगों से पूछा गया कि ये महादेव ऐप और 500 करोड़ घोटालों का कुछ आपको पता है? बोले कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला? हमें घोटाला नहीं मालूम है, हमें तो ये मालूम है कि हमारे बघेल जी जो है वो सबसे अच्छे हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमें जो है सबसे अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि खुले मुंह पे तमाचा अगर किसी ने मारा तो वो जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने महादेव ऐप के माध्यम से आरोप लगाने वालों के ऊपर मारा। अब मैं आता हूं कि इंदु भाई बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरोप लगाते भी हैं, उसको सुलझाते भी हैं, समझाते भी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपीए 2 की बात आपने किया, घोटालों की बात किया। मैं मानता हूं कि घोटालों में सबसे ज्यादा नाम जो है कांग्रेस और उस समय यूपीए 2 के मंत्रियों के ऊपर, उसी से सरकार बनी भाजपा की। जो ये चिल्लाए आके कि भाई दिखाए इन्होंने, तो देखिए इंदु जी, अगर कोई झूठा प्रचार करने में माहिर है तो वो भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई इसमें दो मत नहीं है। इन्होंने उसको जोर शोर से जो है देश की जनता के सामने रखा और देश की जनता, बोली वाली जनता, उसको लगा कि हाँ भ्रष्टाचार तो हुआ है, कांग्रेसी तो पूरे भ्रष्टाचारी है, इनके अलायंस पार्टनर भी पूरे भ्रष्टाचारी हैं, और सबके ऊपर केस करके बोले आज तक एक भी ऐसा बताइए मुझे केस जिसमें कांग्रेस के नेताओं को सजा मिली हो भ्रष्टाचार के मामले में। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, इसलिए मैंने कहा कि दो बातें होती है, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, वो दोनों अलग बात होती है। पर अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। अन्ना हजारे का आपने नाम लिया इंदु भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूं अन्ना हजारे को। कितनी बड़ी सुपारी लिए थे वो, इतनी बड़ी सुपारी लेके सिर्फ कांग्रेस और जो है यूपीए की सरकार के खिलाफ जो है जंतर मंतर पे जो है आमरण उपोषण कर रहे थे। देश से भ्रष्टाचार हो गया है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। अब तो भ्रष्टाचारियों को लिया जा रहा है, कमल वाशिंग पाउडर से धोया जा रहा है। मगर अन्ना हजारे किस नींद में सोए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं कि कौन सी नींद में सोए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि 15 लाख पे क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी पे क्या हुआ, देश के 700 किसान शहीद हो गए उसके ऊपर क्या हुआ, 70,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार लगा वो भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री बन गया। ये महाराष्ट्र में ही जो है अन्ना हजारे जी हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, विदेश नहीं गए हैं, और आज जो है अन्ना हजारे जी एकदम चुप बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ऐसे लोग थे, बाबा रामदेव जैसा, 30 रुपए में जो है डीजल दे रहे थे, 35 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, और ऐसे अन्ना हजारे जी थे जो कि कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम चलाते थे। तो ये भाजपा की एक सोची समझी रणनीति थी और उनके ये एजेंट बन के काम कर रहे थे, और आज इनका कहीं पता नहीं है। ना वो 35 रुपए का पेट्रोल देने किसी चैनल पे आते हैं, और ना अन्ना हजारे कहीं जाके भूख हड़ताल कर रहे हैं, ना तो आमरण अनशन कर रहे हैं। तो ये भाजपा का, आशीष भाई, सरासर झूठे आरोप है। और ये आरोप देखिएगा, ये पांचों राज्यों में मुंह की खा रहे हैं। और प्रधानमंत्री किस मुंह से आज की तारीख में कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता इंदु भाई। कर्नाटक में जाके ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं इसी तरह से, मुझे देखिए 50% के पेसीएम पे मत जाइए, मुझे देखिए और वोट दीजिए। कर्नाटक की जनता बम्पर वोटों से इनको हरा के बोलती है कि आप घर पे बैठिए, यहाँ पे मत आइए। हिमाचल में जाते हैं, वहां पे भी इसी तरह से कहते हैं कि मुझे देखिए। देश की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री की अब जो एक बोलते हैं ना कि वजूद होता है ना, कि एक अपना वजन होता है, वो धीरे धीरे वो वजन कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं देश की जनता धीरे धीरे नकार रही है।
और मैं कह रहा हूं आपको कि पांचों राज्यों में ये इनका सुपड़ा साफ होगा और सब तब आपको समझ में आएगा कि देश की जनता चाहती क्या है और देश की जनता का मूड क्या है। ठीक है भटनागर साहब, जवाब दे दीजिए, देश की जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है जनता? अन्ना जी पे आ गए, जिन्होंने झाड़ू से साफ कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया इनका मनमोहन सिंह सरकार का। आज ही अन्ना जी पे आ गए। केजरीवाल जी से पूछिए ना, नवीन जिंदल को क्यों इस्तीफा देना पड़ा था कोल घोटाले पे? कन्नी मुझे ए राजा को क्यों जेल जाना पड़ा था? इसका जवाब नहीं है यहाँ पे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने यूपी 2 के घोटालों को स्वीकार तो किया। आपने सोचा तो सही कि नहीं, हमारी सरकार वाकई में भ्रष्टों की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार। ये तो आपको भी पता है कि मनमोहन सिंह तक की नौबत आ गई थी गिरफ्तारी की, इसे तो आप नकार नहीं सकते। आज तो बात कर रहे हैं 5 राज्यों में सरकार। अरे भाई, 5 राज्यों में सरकार किस बिहार पे लाओगे? आपने क्या कर दिया? 22,000 करोड़ से ऊपर का तो कर्जा छत्तीसगढ़ पे। आज तक मध्य प्रदेश के और के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए बेचारे, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि हमने 15 महीने की सरकार में क्या उपलब्धि दी। तो सब चीजों को आपको बताना जनता को चाहिए, पर जनता के आप हितैषी बनते हैं। तभी आप आए भर रहे थे हिमाचल को देखिए। अरे भाई, कहीं तो उपलब्धि बताओ। आप राजस्थान में प्रचार कर रहे हो, तेलंगाना में प्रचार कर रहे हो, मतलब आप मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे हो, कहीं आप ये उपलब्धि नहीं बताते कि हमने राजस्थान में क्या किया, राजस्थान को ये नहीं बताते कि आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया। कभी तीनों राज्यों के बारे में तेलंगाना में तो नहीं बताते, क्योंकि है नहीं कुछ भी। सबको पता है कि राजस्थान में क्या हुआ, सबसे ज्यादा दंगे हुए, बलात्कार हुए, लाइट नहीं है वहां पे, पानी पीने को नहीं है वहां पे। कोई उपलब्धि तो हो जहां बेचारे युवा पीढ़ी देश का भविष्य फांसी लगा रहे हो। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं, कहां पाएंगे? बस केवल ये प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि घबराहट यही है कि मोदी है तो वो ये कहते जनता के बीच में हमने क्या करा, सरकारी क्या उपलब्धियां। अरे साहब, अपने जितने भी सांसद हैं, 4 हैं या 40 हैं, उनसे पूछिए जो पार्लियामेंट के अंदर किताब छप के आती है कि सरकार ने क्या उपलब्धियां हैं, उसके बारे में पूछिए, बताएंगे ना। लिखित में किताब आती है, फोटो तक बनी होती है कि क्या कार्य हुआ है, कहाँ फ्लाईओवर, कहाँ सुरंग, अंडरपास, हाईवे, सब कुछ आता है। तो कभी सांसदों से वो किताब ले लिया करो, वो मैगजीन ले लिया करो, दिख जाएगी आपको जनता के बीच में हमने क्या करा है। क्योंकि उपलब्धियां जो है आप लोगों को नहीं बताने के लिए। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अरे साहब, अजीत पवार साहब किसकी सरकार में थे? शरद पवार किसकी सरकार में घोटालों में थे, मुख्यमंत्री थे? हेमंत शर्मा जो थे वो किस सरकार में थे? तब कहां से भ्रष्टाचार बन के आए थे? हम पे अगर वॉशिंग मशीन है कि हम धो के अच्छा स्वच्छ बना सकते हैं, क्यों बादराव सिंधिया ने कितनी बेइज्जती करी थी पूरे गांधी परिवार के? भी पार्लियामेंट था तो कि मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। तो बता सकता हूँ कि मुझे कांग्रेस छोड़ के क्यों जाना पड़ा। किसी कांग्रेस की आवाज नहीं निकली लोकसभा में और राज्यसभा में कि बता दें कि ना भगोड़ा भगोड़ा कहते थे माधवराव सिंधिया को। तो थोड़े से चीजों को सिंह साहब समझ लिया करो। आप तो मध्य प्रदेश में रहते हो, राजनीति करते हो। क्या आज तक राहुल गांधी ने कहीं एक फैक्ट्री सॉस की लगाई हो बताइए? कहीं आलू की फैक्ट्री लगाई तो बताइए कि आलू डालो सोना निकलेगा। भटनागर साहब, ऐसे लोगों को आप उम्मीद करते हो प्रधानमंत्री बनाने की, जो गरीबों के दर्द को नहीं समझते। और एक बात और साहब, लास्ट जाते जाते बोल दूं मैं, अभी प्रचार प्रसार में श्री राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि देखिए मुझे केदारनाथ जी दर्शन करने जाने थे और मैं पैदल गया, लोगों की नहीं बात मानी। मगर किसी भले आदमी ने वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाल दी कि देखिए राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलते हैं। ये झूठों की सरकार और ये झूठा दूसरे को बोलते हैं। आशीष जी, बड़ी फर्क है। आज चुनाव जो है मुद्दों पे है। ठीक है, चुनाव मुद्दों पर है, चुनाव मुद्दों पर है, लेकिन मुद्दा ये भी है भटनागर साहब कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जब राष्ट्रीय पार्टी होती है तो उसमें अनगिनत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं, नेता भी होते हैं और तमाम तरह की बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले बड़े चेहरे भी होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी एक ने गलती कर दी, किसी दूसरे ने गलती कर दी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरी की पूरी पार्टी को ही घोटालेबाजों की पार्टी कहने लगे। क्या आदरणीय आशीष जी, बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ मैं तो। क्या वित्त मंत्री छोटा पद होता है?
क्या यूपीए का प्रमुख होना छोटा पद होता है? जिन पे एलिगेशन लग रहे हैं ये सब और मैं और बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा बोल रहा कि अभी सिंधु कांत ने बड़ी बात कही थी, इनके अलायंस 24 का बना इंडिया डॉट जो बना है उसके भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। इनकी जो टीम है भ्रष्टाचारियों की, और इनके नाम डिटेल से बताया था, उससे आवाज क्या है बिल्कुल भी। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक निकला जिसमें पार्टी का टुकड़ा साफ कर देगा फिर से भी, और प्रदेश आज जो 10 गारंटी दे रहे हैं इनके राज्यों के अंदर, बताइए कैसे मुकाबला करेंगे? अखिलेश पूरा छाती निकाल के चुनाव लड़ रहे मध्य प्रदेश से, बताइए कैसे मुकाबला करेंगे? क्या वोटर अलग अलग है? लोकसभा और विधानसभा का वोटर वही, मुद्दे वही है, मगर मुद्दों से भटकाने का काम है कि जनता को कैसे भटकाया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मुद्दों से भटकाने का काम है, जनता को कैसे भटकाया जाए। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, कौन भटका रहा है? देखिए आशीष जी, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है भटकाना, लेकिन कौन कितने अच्छे से भटकाता है और किससे जनता यकीन करती है, ये परसेप्शन का भी खेल होता है। जनता ने अगर मान लिया कि यूपीए 1 यूपीए 2 भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो आज तक वो उसके दिमाग से, दिलो दिमाग से नहीं निकल पाया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत अच्छे ढंग से मुद्दा उठाया था राफेल का, और बिल्कुल उन्होंने, आपको याद होगा कि नारे लगाए थे उन्होंने कि चौकीदार चोर है। बल्कि मैंने कहा था कि देखिए एक जमाना था जब वाजपेयी जी की जो पर्सनालिटी थी और जनता में जो उनकी अपनी पहुंच थी, आम जनता में जो लोकप्रियता थी, कि सिर्फ सोनिया जी ने कहा था वाजपेयी झूठ बोल रहे हैं, आपको याद होगा आशीष जी। और उस एक बयान से पूरे देश में माहौल हो गया था, किरकिरी हो गई थी, और सोनिया जी को एक तरह से वो स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, मौन हो गई। लेकिन उसी तरह की स्थिति भ्रष्टाचार को लेकर के खास तौर से मोदी जी के बारे में, जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर आवास में किसी को नहीं रखा, अपने मां तक को भी नहीं रखा। क्योंकि देखिए चाणक्य, मैं हालांकि से सहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पे, व्यावहारिक तौर पे, लेकिन चाणक्य की नीति थी, और यही बात अरिस्टोटल और सुकरात ने भी कहा है कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए, यही हमारे भारतीय दर्शन में भी है। देखिए हमारे यहाँ कहावत थी, आगे नाथ न पीछे पगहा। अगर किसी के बाल बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, तो उसके बारे में कुछ न कुछ सोचेगा बड़े पद पे आने पे, लेकिन जिसके आगे पीछे ऐसी कोई बात नहीं है, उससे भ्रष्टाचार की उम्मीद आप नहीं करेंगे। चाहे आप अडानी का नाम ले लें, अभी दिखा रहे थे भरत जी, लेकिन क्या आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत पैसा अर्निंग का कोई मामला कांग्रेस या समूचा विपक्ष उठा पाया है? और देश की जनता में एक बड़ी बात है, देखिए ममता जी को उन्होंने वेस्ट बंगाल में चुन लिया, तो तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए, तमाम कोशिशें की, लेकिन तीसरी नींव उनको दी। तो हर जगह जनता का अपना एक स्वभाव है, उन्होंने वामपंथियों को शासन का मौका दिया, जनता का अपना स्वभाव है। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर साहब, फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, बात पूरी कीजिए। भरत सिंह जी ने एक बात कही थी कि तमाम आरोप परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन क्या कोई भी कांग्रेसी नेता कभी जो मंत्री हो वो जेल गया, किसी को सजा हुई? तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि वो सुखराम जी को नहीं भूले होंगे। टेलीकॉम मिनिस्टर, किस तरह से उनको 19 नवंबर 2011 को कोर्ट ने 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। भरत सिंह, भ्रष्टाचार का ही मामला दुनिया में पहली बार भारत में केंद्रीय मंत्रियों के मामले में इस तरह की बातें आई। आपको मालूम है इलेक्शन में भ्रष्टाचार के मामले में इंदिरा जी को जेल जाना पड़ा। किस तरह से जेएमएम घूस कांड हुआ था, पार्लियामेंट शर्मसार हुई थी। सिर्फ इस आधार पर, नैतिकता के आधार पर और टेक्निकल आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी बच गए थे कि ये चीजें जो कि लेन देन हुई साबित हो गया, करोड़ों का लेन देन हुआ। वो आज आपके अलायंस पार्टनर है जेएमएम, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट की परिसर के अंदर हुआ इसलिए कोई बात। तो अब ये चीजें क्या होती है धीरे धीरे। और एक चीज और आपको याद दिला दूं भरत जी, मैं फिर से कहता हूं कि नॉट ओनली कांग्रेस, पॉलिटिक्स में कोई भी दूध का चूल्हा नहीं है, लेकिन एक जगह कहते हैं दाल में नमक,
या दाल में काला है और एक तरफ कहते हैं पूरी दाल ही काली है। तो ऐसी स्थिति 1970-71 में आप इतने उदाहरण भी दे रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसी आधार पर सत्ता में आई, गरीबी हटाओ। आज देश में 1971 के बाद भी कुल मिला के कांग्रेस कम से कम 25 साल से 30 साल खुद या अलायंस में सरकारों में रही। देश में गरीबी का क्या हुआ? तो आप अगर सवाल किसी से करते हैं, एक अंगुली दिखाते हैं, तो आपको पता है कि 3 अंगुली आपकी तरफ होती है। ये बड़े बड़े नारे सभी लोग लगाते हैं। आज राहुल जी का भाषण में सुन रहा था, मैं 2 चीजों पे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एक, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, कांग्रेस को सवाल पूछना चाहिए कि मोदी मतलब गारंटी भ्रष्टाचार हटाने। एक सवाल नीतीश जी ने पूछा था ये 2015 में बिहार के चुनाव में, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आएंगे मध्य प्रदेश में? गारंटी आपको बनाना पड़ेगा अपने लोकल नेता को कि ये हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और ये शिवराज जी हैं, ये वसुंधरा जी हैं, या ये रमन सिंह हैं, और ये भ्रष्टाचार न होने की गारंटी होगी। देखिए, यही गारंटी मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहता हूं, नेताओं से, कि आप कर्नाटक में नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है, जहां जहां मोदी की रैलियां हुई थी, रोड शो हुई थी, वो सीटें बीजेपी के पक्ष में काफी कुछ गई, लेकिन वहां के स्थानीय नेतृत्व में यह विश्वास नहीं पैदा हुआ जनता का। मैं कर्नाटक गया था स्वयं, कि वहां का नेतृत्व भी उनको बिल्कुल क्लीन और भ्रष्टाचार विहीन शासन देगा। प्रधानमंत्री अपने ही नेतृत्व में हर जगह चुनाव प्रचार करें राज्यों में, ये उचित नहीं। लेकिन कांग्रेस जब ये दावा करती है, राहुल गांधी जी, कि मैं जो कहता हूं वो हो जाता है, आप बताएंगे क्या कि हिमाचल में जितनी भी महिलाएं थी उनके अकाउंट में पैसा जाने लगा? कितने दिन हो गए चुनाव हुए वहां पे? कर्नाटक में आपके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि जितनी बातें कही गई 5 गारंटी की कर्नाटक में, जिससे टिडोरा सारे चुनाव में आप पीट रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है पब्लिक स्टेटमेंट कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है कर्नाटक सरकार का, उसमें से लगभग पहला इनिशियल उनका कैलकुलेशन था 60,000 करोड़। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि वक्त का अभाव है, मैं जवाब ले लेता हूं। भरत सिंह जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हिंदू भाई जिस तरह से बोल रहे हैं कि हिमाचल की और कर्नाटक की बात करें गारंटी की, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो हमने वादे किए थे वो सभी वादे पूरे हो रहे हैं। शायद हिंदू भाई को पता नहीं होगा, पता कर लें फिर से। जो हमने जहां जहां वादे किए उन सभी वादों को हमारी सरकारें पूरा कर रही है, और हमने वादा राजस्थान में भी किया है और वो भी वादे पूरे होंगे। उसके पहले ही हमारा वादा चल रहा है, पूरा कर रहे हैं। 500 में हम गैस भी दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हमारी सरकार है वहां पे, हम दे रहे हैं, कर रहे हैं। अब इससे बड़ा वादा क्या चाहिए? एक तरफ झूठों की सरकार 15 लाख देंगे, 15 लाख तो आज तक 15 रुपया अकाउंट में नहीं आया। 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, वो आज तक जो है बेरोजगार जो है सड़क पे घूम रहे हैं। तो ठीक है, तरफदारी करनी भी चाहिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताना भी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं बात करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो गारंटी भी दिखनी चाहिए। उस गारंटी को पूरी तरह से धो दिया देश जो है दोनों प्रदेशों की जनता ने। ये आपको बताना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री ने जो गारंटी देने गए थे कर्नाटक में ना और हिमाचल में, उसको हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने जो कमल छाप जो पाउडर रखे हैं वो पाउडर इन पे ही चला दिया। हनुमान जी का जो है गदा इन पे ही चल गया। और मैं ये बता रहा था, जो अदानी की बात कर रहे हैं ना हिंदू भाई, आप पत्रकार हैं इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, भाजपा को बताने से कोई मतलब नहीं है। ये अदानी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई में अदानी इलेक्ट्रिसिटी है। अब हमारे जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को किस तरह से परेशान किया जाए, अब इस पे उतर आए हैं। हमारे घर पे आके, मैं नहीं था, अकेली घर में मेरी वाइफ पत्नी थी, उसके बाद में आके जबरदस्ती घर में घुसते हैं, लाइट काटते हैं, जिसपे मैंने ये जो है पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया। उसके बाद मेरी वाइफ का जो है ये स्टेटमेंट मैंने दिया है, और ये जो है महिला आयोग से लेके जो है कंज्यूमर कोर्ट से लेके कोर्ट तक गया हूं। तो इसका मतलब आप समझते हैं, क्योंकि हम अगर टीवी पे बैठ के अदानी के खिलाफ, अगर अदानी और मोदानी ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपने कहा ना कि आरोप नहीं लगते हैं, मैं कहता हूं ये मोदानी अदानी दोनों एक ही हैं।
सिर्फ दिखाने के लिए। बाबा रामदेव बताइए 50,000 30,000 करोड़ का बाबा रामदेव का बिजनेस है, क्या करेंगे? आपने कहा ना कि उनके घर में, मोदी जी के घर में कोई रहेगा तब तो कुछ होगा, तो इल्जाम लगेगा। अरे वो बाबा है, बाबा को 30-40 हजार करोड़ की क्या जरूरत है भाई? बाबाओं को तो भिक्षा लेना चाहिए, भीख मांगना चाहिए, भिक्षा मांगना चाहिए जाके लोगों से, जनता से। 40,000 करोड़ रुपया किसके लिए रखे हैं? ये सारा पैसा जो है वो चाहे बाबा रामदेव का हो, चाहे वो मोदानी का हो, ये पूरा जो है अदानी का जो पैसा है या बाबा रामदेव का, ये मोदानी के पास है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इंदू भाई पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सताया जा रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ये झूठा केस लगाया गया है, ये आपको समझ में, आपको पूरा देखिए, इसमें 78,000 का मुझे पेनाल्टी भेजा है। मतलब किस लिए ये पेनाल्टी है भाई? बोले नहीं आपने डायरेक्ट लिया था। अरे आप आके डायरेक्ट जो है मेरे मीटर बॉक्स को तोड़ते हैं, उसके बाद जबरदस्ती एक महिला अकेले घर में आप घुसते हैं, ट्रेस पासिंग का आपके ऊपर जो है वो केस होगा। ये सारा चीज किस लिए? डराने के लिए। और कहते हैं कि कह दीजिए कि हमारे साहब के खिलाफ बात न करें। ये कोई तरीका होता है? ये तो झूठा नहीं हो सकता है ना। ये देखिए, ये अदानी की तरफ से भेजा गया है, ये तो झूठा नहीं हो सकता है ना। मैंने इस पे कहा है कि जांच होनी चाहिए, और 1 हफ्ता हो गया देखे, अभी तक कोई तक आवाज नहीं आई है, कोई नहीं, ना पुलिस प्रशासन की और ना मोदानी की तरफ से। ठीक है, ये स्थिति है। ठीक तो है। आप ये सोच लीजिए कि आप इमरजेंसी, जो कहते हैं ना इमरजेंसी, भाजपा कहती है बार बार इमरजेंसी की बात करती है, ये अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, प्रदीप और अगर भटनागर कोई जी। उनके खिलाफ बोलेगा तो उसको इस तरह से भुगतान भुगतना। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी। जी बोलिए। जवाब दे दीजिए। भरत सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा की अघोषित इमरजेंसी है देश में। देखिए, इमरजेंसी तो देखी थी किसने लगाई थी और किसने अत्याचार करे थे, वो तो सबको पता है। और आज तक नहीं बोलिए, पूरा भारत वर्ष नहीं बोला है। ये बार बार अडानी अंबानी ये बार बार जो गाना गा रहे हैं, इन्हें लगता है या तो वहां से पैसा चाहिए या कुछ उम्मीद करते हैं वहां से, तभी इतना गाना गाते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट कंपनी तो कांग्रेस ने खोल रखी है, अडानी अंबानी को, और इसी बदौलत आज इतने बढ़ गए आगे। मगर ये जो इल्जाम लगाते हैं ना, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा संज्ञान डालूं कि अभी इन्होंने इल्जाम लगाया था राहुल गांधी ने भी 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, उन तक जवाब नहीं आया दोबारा, क्योंकि केवल बोलना आता है, सिर्फ बोलना आता है। अभी बैठे क्या कर रहे हैं? बोलना आ रहा है। घोषित कर रखी है इन्होंने इमरजेंसी। भगत सिंह साहब ये तो बताइए, संघों में चुनाव है, झूठे वादे जो करे आ रहे हैं, संयुक्त हनुमान चालीसा नहीं होनी चाहिए, आप नोटिस भिजवा रहे हैं मंदिरों में, इसका जवाब तो दे दीजिए। मुख्यमंत्री जुआरी हो गया आपका, क्या ऐसा कमिटमेंट करा आपने महादेव ऐप से? जो पैसा आ रहा है वो भी चुनाव के टाइम, बताने पड़ेंगे ना। ये जनता सुनना चाहती है, ये अडानी अंबानी को नहीं सुनना चाहती। ये तो ये सुनना चाहती है कि आपके मुख्यमंत्री ने क्या ऐसा कौन सा जुआ है, या राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा ऐप में जुआ खेला जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार पे जुए का कमीशन आ रहा है, ये नहीं बताएंगे। मगर क्या है कि आज चुनाव आ रहे हैं, सब चीजें वही है, दोहरानी है हर चीज। ये नहीं बता रहा कि हम तो आज जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने सोना से मुंबई एक्सप्रेसवे निकाला है, आज हम नल से जल की बात करते हैं, आज गरीब की छत की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, उस छोटे किसान की बात करते हैं जो राज्य सरकारें भी नहीं देखती। इन चीजों पे नहीं आएंगे, मैं इस चीजों पे कभी डिबेट करेंगे, मगर मैं करना चाहता हूं। आज राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और 22 जनवरी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि प्रभु श्री राम की नगरी पहुंचे। ये वही लोग हैं ये पूछते थे तारीख कब बताओगे, तारीख कब बताओगे। आज इनकी बोलती बंद कर दी है, मगर मानते नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। देखिए आशीष जी, हमें तो सचमुच में आश्चर्य हुआ जब कहा अपने भरत सिंह जी की 500 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी, हमें लगा कि वाह, अगर कभी हमें भी इतना मिल जाए तो शायद आपको भी आशीष जी और हम लोग को भी रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हंसी भी आई। लेकिन मुद्दा यह है कि जो इससे के जो सीरियस इश्यूज हैं भ्रष्टाचार के, इन पे परसेप्शन की राजनीति देश में चलती है, दुनिया में चलती है। अगर जनता मानने लगेगी कि कांग्रेस के नेता वास्तव में साफ सुथरे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं। देखिए, आपने एक अलायंस भी बनाया भरत सिंह जी,
तो लालू जी को लिया, अरविंद केजरीवाल जी को लिया, आपने शरद पवार की पार्टी को लिया, जिसमें आप स्वयं, अजीत पवार जब आपके साथ थे तो उनपे कोई भ्रष्टाचार नहीं था, जब बीजेपी में चले गए तो आप उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे। तो अगर आप अपने साथ भ्रष्टाचारियों के अलायंस में भी जोड़ेंगे, जैसे मैंने अजीत का नाम लिया, अजीत को आज भाजपा ने लिया है, तो आपकी धीरे धीरे छवि खराब होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत होती है व्यक्ति की, उसकी पहचान वैसी ही बदलती जाती है। लिहाजा देश में स्वच्छ राजनीति की जरूरत है आशीष जी, और जनता में मिसपरसेप्शन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो भरत जी स्वयं कह रहे थे। लेकिन एक बात से हमें गहरी आपत्ति है, जो इन्होंने कहा कि बाबाओं का काम तो भिक्षाटन करना है। भिक्षाटन तब उस जमाने में होता था भरत जी, जिस जमाने में भिक्षाटन शिक्षा और ज्ञान के लिए कराया जाता था, और जनता में बहुत स्वाभिमान से लोग जाते थे, और शिक्षा के लिए सर्वस्व त्याग करके। आपने कभी भी फिलिप्स ने यहाँ देश से कितना कमाया कांग्रेस के राज में, आपके मैगी के प्रोडक्ट बनाने मैन्युफैक्चरर ने कितना कमाया, नहीं पूछा। लेकिन आज आचार्य रामदेव ने कमा लिया, और देश में तमाम देशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपने कहा उनको भीख मांगना चाहिए। ये गलत है। यही सब चीजें आपकी छवि और खराब करती ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।